स्वागत है आप सभी का दिया एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है प्रश्वेता गुप्ता और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स पढ़ने के लिए हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में आपका अगर टर्मिनोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो आप आगे की चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम कुछ बेसिक सी चीजें देखते हैं, सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में देखिए लिखा है, इट इज द स्टडी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब आपके कैरेक्टर आपके पेरेंट्स के साथ सिमिलर हैं, पर क्यों है? हम कैसे इस चीज को पढ़ते हैं, जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ध्यान रखिएगा, इट इज द स्टडी ऑफ द ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन की स्टडी को हम बोलते हैं क्या? जेनेटिक्स। एंड द लॉ रिलेटिंग टू द सच ट्रांसमिशन। भाई यहाँ पे आप फादर ऑफ जेनेटिक्स देखेंगे मेंडल भाई साहब को, सर मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। उन्होंने क्या लॉ दिए थे, किस तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है, वो सब का सब हम पढ़ेंगे इस सिंगल टॉपिक जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाउ व्हाट इज हेरिडिटी? द फिनोमेना ऑफ पासिंग ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी थ्रू सक्सेसिव जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। सक्सेसिव जनरेशन क्या? जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उन्होंने अपने कुछ कैरेक्टर को पास ऑन किया आपके फादर या मदर को। आपके फादर या मदर ने कुछ कैरेक्टर अपने ट्रांसफर किए हैं, किसे? आपको। ठीक, कल को आपकी आगे वाली जो प्रोजेनी होगी, आगे आने वाली जो जनरेशन होगी, आप अपने कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर करेंगे उन्हें। बस यही यही जो फिनोमिना होता है, ये जो पासिंग का फिनोमिना होता है, इसे बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक, ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस। जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इस हेरिडिटी को पढ़ते हैं। जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये ट्रांसफरिंग का जो पासिंग होता है उस फिनोमिना को पढ़ते हैं। ठीक, और हेरिडिटी क्या है? ये वो पासिंग वाला आपका फिनोमिना है। ठीक, तो फिनोमिना ऑफ पासिंग ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। राइट, नेक्स्ट देखिए, नाउ व्हाट इज वेरिएशन? आपने देखा होगा कि आप एकदम 100% ना अपने फादर से सिमिलर हैं, ना ही 100% मदर से सिमिलर हैं, या यहां तक आपने देखा होगा कि आपके कुछ कैरेक्टर जो हैं वो आपके फादर से सिमिलर दिखाई देते हैं और कुछ कैरेक्टर आपको मदर से सिमिलर दिखाई देते हैं, और आपके अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जो आपको अपने फादर या मदर दोनों में ही दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो चीजें कैसे होती हैं? वेरिएशन का मतलब होता है द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रेट, कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट में अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। ध्यान रखिएगा, हम वेरिएशन कहाँ देखते हैं? सेम स्पीशीज के एनिमल में देखते हैं, इज कॉल्ड एज वेरिएशन। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल देख लें तो फ्री एंड द अटैच्ड ईयर लोब्स। ये ईयर लोब, ये स्ट्रक्चर है जो कान है आपका, ईयर लोब। ठीक, डायग्राम के हेल्प से देखते हैं फ्री और अटैच्ड ईयर लोब क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये इनका ईयर लोब जो है देखिए आपको अलग से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फ्री ईयर लोब है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपको ईयर लोब अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, ये होता है अटैच्ड ईयर लोब। ये चीज तो आप इतना कॉमन होता है कि आप अपनी बॉडी में, अपने घर परिवार में, आपके आसपास की जो लोकेलिटी है वहां पे भी देख सकते हैं। वहां आप खुद जाइएगा, खुद से देखिएगा कि कुछ आपके इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनका ये फ्री ईयर लोब होगा और जिनका ये अटैच्ड ईयर लोब होगा, सेम पॉपुलेशन में। तो इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अब इस वेरिएशन का रीजन क्या होता है, क्यों ये वेरिएशन होते हैं? यहां देखिए, कॉजेज ऑफ द वेरिएशन। वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ द रीशफलिंग ऑफ जीन ड्यूरिंग द मियोसिस। लास्ट टर्न पे आपको माइटोसिस मियोसिस के बारे में बताया था। मियोसिस में बताया था कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, दो जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपने अपने जीन्स को थोड़ा सा एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। साथ ही साथ में यहाँ पे रीशफलिंग होती है जीन की, जिसकी वजह से मियोसिस के समय पे रीशफलिंग होती है जीन्स की, जिसकी वजह से ये वेरिएशंस आते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, एरर इन द डीएनए कॉपी। भाई ये है आपका डीएनए, ठीक। अब आपको इस तरह की एक और डीएनए की कॉपी बनानी है। आपको एग्जैक्टली सेम एक और डीएनए बनाना है, ठीक। दो डीएनए बनाने हैं, तभी तो आप एक डीएनए खुद के पास रख के दूसरा डीएनए आगे वाली प्रोजनी को देंगे, तभी तो आपको दो डीएनए चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, इस डीएनए पे यहाँ होते हैं कुछ इस तरह से नाइट्रोजनस बेसेस। जरूरी नहीं है कि ये जो डीएनए की कॉपी हो रही है, एक से दूसरा डीएनए कॉपी हो रही है, बन रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बने, बिल्कुल उसका क्लोन बने। अगर थोड़ा सा भी चेंज आया यहाँ पे, अगर आपका सिंगल नाइट्रोजनस बेस में भी चेंज आता है, तो भी यहाँ पे आपको वेरिएशन दिखाई देता है, ठीक है। तो यही है एरर इन द डीएनए कॉपिंग, एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं बनाया, कुछ एरर हो गया, राइट। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। भाई आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है, जैसे आपको अगर बेसिक सी चीज बिल्कुल पता, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पहले के जमाने में जो जिराफ होते थे वो छोटे छोटे थे, गोट की तरह थे, बकरी की तरह थे। लेकिन धीरे धीरे एनवायरमेंट की वजह से उन पे ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ कि उनकी जो नेक है वो लंबी हो गई, जो उनके हाइंड लेग है वो छोटे हो गए, ठीक है। जो हाइंड लिम्स है उनके, जो लेग्स हैं वो छोटे हो गए, फोर लिम्स उसके हाइंड के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े हो गए। तो ये सारी चीजें जो हुई थी, ये सारा जो वेरिएशन आया था, और ये सिंगल जनरेशन में नहीं आता। ध्यान रखिएगा, सिंगल जनरेशन में जो जिराफ का इवोल्यूशन हुआ है, सिंगल जनरेशन में नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू था थ्रू आउट द वेरियस जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन में, मल्टीपल जनरेशन में आपका कंटिन्यू था, जिसकी वजह से जिराफ की बॉडी में ये चेंजेस देखने को मिले थे, ठीक है। तो एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से भी ये वेरिएशंस होते हैं, क्लियर। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी क्रोमोसोम। ये बहुत जरूरी चीज है, क्रोमोसोम आपको पता होने चाहिए क्या होता है। देखिए क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, ये सब बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आज कंफ्यूजन है तो सारी की सारी आज इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए, द क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। अब आप बोलेंगे कि मैम हमने तो पढ़ा है वो क्रोमैटिन थ्रेड होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, देन क्रोमोसोम कैसे हो गया? चलिए देखते हैं, थोड़ा सा पहले और देख लें। इट इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड कैरीज द जीन। ये डीएनए का बना होता है जिसमें जीन कैरी होते हैं, ठीक। द क्रोमोसोम नंबर इन इज कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। कोई अगर स्पीशीज है, सिमिलर स्पीशीज, जैसे ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन के हर एक सिंगल, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो आपके पिताजी हो, आपके नाना जी हो, चाचा जी हो, दादाजी हो, आपके बेटे हो, आपके दोस्त हो, यार हो, कुछ भी हो, अगर वो ह्यूमन है तो उन सबके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी कांस्टेंट। जैसे ह्यूमन में होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या फिर 46 क्रोमोसोम, ये हर एक ह्यूमन में यही रहेगा, ठीक। अब देखिए, आपको थोड़ा सा ये चीजें क्लियर कर देते हैं कि क्या होता है आपका डीएनए, क्या होता है आपका जीन, क्या होता है क्रोमैटिन, और क्या होता है क्रोमोसोम। देखिए, ये आपका, अगर इसकी हम बात करें तो इधर बनाते हैं। देखिए, अगर हम एक डीएनए की बात करें, ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है। ये एक आपका डीएनए है। डीएनए पे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिन पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है कि भाई आगे जाके क्या कैरेक्टर्स उस इंडिविजुअल में आने हैं, ठीक। यहीं पे जो छोटा सा सेगमेंट होता है, इसी छोटे से सेगमेंट को बोला जाता है क्या? जीन, ठीक। तो ये देखिए आपके, इट कैरीज द जीन मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए कैरीज द जीन। तो ये आपका डीएनए है जिसने जीन को कैरी किया हुआ है, पहली चीज, ठीक। आगे देखें, अब देखिए, इसके बाद यही जो डीएनए है, भाई डीएनए बहुत लंबा होता है, आपकी पर सेल में 2.2 मीटर डीएनए होता है। और क्या आप एक सेल को नेकेड आई से देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। तो सोचिए 2.2 मीटर का डीएनए किस तरह से फिट होता होगा आपकी एक सेल के अंदर। सीधी सी बात है, हम इसे क्या करेंगे? कंडेंस करके रखेंगे, है ना। हम इसे कंडेंस करके रखेंगे, जैसे आपने पुराने जमाने वाले टेलीफोन देखे थे, ऐसे कुछ होते थे ना,
ये आपका कुछ इस तरह का टेलीफोन हुआ करता था, यहाँ पे इसका ऐसे बेस हुआ करता था, इसमें इस तरह का वायर लगा रहता था, है ना। तो ये जो टेलीफोन हुआ करते थे उसका ये जो वायर होता था ना, कुछ इसी के वायर की तरह ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसे ही आप बोलते हो क्या? क्रोमैटिन। ध्यान दीजिएगा, क्रोमैटिन डीएनए से अलग नहीं है, डीएनए का ही एक कंडेंस्ड फॉर्म है जिसे बोलते हैं क्या? क्रोमैटिन। अब बोलेंगे क्रोमोसोम क्या है? भाई सेल डिवीजन के टाइम पे सोचिए कितना उलझा हुआ स्ट्रक्चर है ना। सेल डिवीजन के टाइम पे हमको इस डीएनए को ऐसे खोल करके, भाई देखिए आपका अगर ये डीएनए होता है, कलर चेंज कर लूं मैं, ये आपका डीएनए जो होता है इसके दोनों स्ट्रैंड को ऐसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ओपन करेंगे और इन दोनों पे ही एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो भाई इसको खींच के इस तरह खोलने के लिए सोचिए कितनी ताकत लगेगी। साथ ही साथ में अगर ये इस तरह से उलझा हुआ रहेगा तो क्या ये ओपन हो पाएगा? हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसको सेल को डिवाइड करना होता है, जब सेल अपने डिवीजन फेज में जाती है, उस टाइम पे ये जो क्रोमैटिन होता है ये और कंडेंस हो जाता है और ये कंडेंस होके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। देखिए, अब बोलेंगे हाँ ये स्ट्रक्चर तो हमने देखा है, कुछ ये वाला स्ट्रक्चर बुक्स में आप देखे होंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्रोमैटिन से अलग नहीं है। बस क्या होता है, अब देखिए कंबाइन करते हैं सबको। जीन जो होता है इट इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये आपके डीएनए पे प्रेजेंट होती है। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट छोटा सा सेगमेंट होता है जिसे बोलते हैं क्या? जीन। जीन जो होता है वो आपके डीएनए पे प्रेजेंट है। डीएनए जो होता है ये थोड़ा सा क्वाइल्ड होके कंडेंस फॉर्म होके क्रोमैटिन फॉर्म करता है, जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद यही डीएनए, यही आपका क्रोमैटिन मटेरियल जब सेल का डिवीजन होना होता है तब और ज्यादा कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम। ठीक, तो अब ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। आगे चलें, चलिए देखिए आगे चलते हैं। आगे आपकी टर्मिनोलॉजी, हाँ अच्छा, आगे ये चीज था कि ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम। ये फिक्स होता है हर स्पीशीज में। ह्यूमन का एग्जांपल बता दिए 46। जैसे अगर हनी बी की बात करें तो हनी बी में होते हैं, फीमेल हनी बी में होते हैं 32 क्रोमोसोम, मेल हनी बी में होते हैं 16 क्रोमोसोम। ये कुछ एक्सेप्शन है, ये आपका हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म बोलते हैं, जो कि डिटेल में आपको बाद में बता देंगे। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, बाकी आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल में, फीमेल में, अंकल में, आंटी में, पिताजी में, माताजी में, सब में सेम रहेंगे। ठीक, स्पीशीज शुड बी सेम, देन क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम। ठीक, अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ऑटोसोम। ठीक, अगर विजिबल नहीं है हम लिख दे रहे हैं। पहला होता है ऑटोसोम, दूसरे को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम या फिर इसे ही एलोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोसोम, एलोसोम, सोमैटिक क्रोमोसोम या फिर ऑटोसोम, और इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये होते हैं टोटल 22 पेयर। तो ऑटोसोम्स आर 22 पेयर इन नंबर, जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो जो 23rd वाला पेयर होता है। भाई ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम, अगर हम डिप्लॉयड सेल मतलब डिप्लॉयड नंबर बोले तो 23 पेयर होते हैं। अगर पेयर में बोले तो 23 में से 22 पेयर तो होते हैं आपके ऑटोसोम, और जो लास्ट वाला जो 23rd पेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। क्यों बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम? क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। अगर एक्स, मेल का एक्स फीमेल के एक्स से फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगी, मेल का वाई फीमेल के एक्स से फ्यूज करेगा तो मेल बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि आगे आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है उसका जेंडर क्या होगा, ये मेल डिसाइड करता है, फीमेल डिसाइड नहीं करती है। ठीक है, फीमेल के हाथ में नहीं है। वैसे तो नेचुरल चीजें हैं, मेल के हाथ में भी नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकली आप देखेंगे तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल या फिर फीमेल चाइल्ड।
फीमेल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है टर्म जीन। हालांकि जीन आपको बता दिया, फिर से बता दें, ये आपका एक डीएनए प्रेजेंट है, इधर बता दें, ये आपका एक डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए पे छोटा सा सेगमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज जीन, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करके चलता है। ठीक, देखिए जीन्स आर द यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, इसी की वजह से इनहेरिटेंस होता है, ये यूनिट होती है क्योंकि यही इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाएगा। that are capable of determining the development of a specific characteristic in an organism। जैसे मैंने बोला कि मेरे हेयर का कलर ब्लैक क्यों है, क्योंकि इस ब्लैक कलर की इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट है वो हमारे इस जीन पे प्रेजेंट है। मैंने बोला मेरी हाइट इतनी क्यों है, मैं बहुत और छोटे क्यों नहीं हूं, मैं और लंबी क्यों नहीं हूं, क्योंकि जो हाइट है हमारी उसके जो हमारे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो इस जीन पे प्रेजेंट है। ठीक, चलिए आगे देखें। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफरिंग द ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जब भी आपका फॉर्मेशन होगा, एक बेबी का फॉर्मेशन होगा, तो वो हमेशा अपनी लाइफ, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, every sexually reproducing organism starts their life from a single cell which is called as zygote। ठीक, और how zygote is formed? Zygote is formed after the fusion of a male and female gamete। मतलब हमारे अंदर जो डीएनए आया है उसका आधा पोर्शन हमारे पिताजी ने दिया है, आधा पोर्शन हमारी माताजी ने दिया है, आधा पोर्शन हमारा मदर से आया है, आधा पोर्शन हमारा फादर से आया है। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट, एंड जाइगोट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स। ठीक, बोथ ऑफ द पेरेंट्स। और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आती है भाई, ये अपना डीएनए कॉपी करके हमको दे रहे हैं, ये भी डीएनए कॉपी करके हमको दे रहे हैं। तो ये जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए। ठीक, देखिए they are responsible for the transferring the traits from parents to the offspring। ठीक, आगे चलते हैं। genes occurs in pair and are represented by letters, example capital T for tall। ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो genes होते हैं that are present in pair, वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, कभी सिंगल नहीं होते। ठीक है, genes are present always in pair। जैसे मैंने बोला कि एक हमारा कोई कैरेक्टर है, वो है क्या, टॉल होना। तो ये जो टॉल कैरेक्टर है ना, जो टॉल कैरेक्टर है, इसके जो जीन्स प्रेजेंट होंगे उसको पहली बात तो हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टॉल है तो इसका पहला इनिशियल ले लेते हैं कैपिटल टी, और ये हमेशा पेयर में होते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ठीक है, तो जीन्स ऑलवेज अकर इन पेयर एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स, एग्जांपल कैपिटल टी फॉर टॉल। ठीक, अच्छा अब देख लेते हैं व्हाट इज डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन क्या होते हैं, देखिए, अ डोमिनेंट जीन डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म irrespective of the presence of the alternative gene। अब देखिए, हमने बोला कि टॉल के लिए कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ये डोमिनेंट जीन, अच्छा ये पेयर में है, ठीक पेयर में है। अब अगर हमने बोला कि एक चीज होती है, जैसे आपने टॉल के लिए लिया है टी, इस तरह से आप डॉर्फ के लिए लेंगे स्मॉल टी। टॉल के लिए आपने लिया है कैपिटल टी और डॉर्फ के लिए आप लेंगे क्या, स्मॉल टी। अब हमने बोला कैपिटल टी है तो आप समझ गए कि ये टॉल है। अगर हमने बोला कैपिटल टी और स्मॉल टी है, भाई कैरेक्टर तो एक ही है। कैरेक्टर क्या लिया आपने, हाइट का, और इस हाइट दो फॉर्म में हो सकती है, क्या क्या, या तो ऑर्गेनिज्म आपका टॉल हो या तो ऑर्गेनिज्म आपका डॉर्फ हो, या तो टॉल हो या तो डॉर्फ हो, है ना। तो ये दो आपके ट्रेट होते हैं, ये दो ट्रेट होते हैं, आगे आप देखेंगे व्हाट इज ट्रेट। ठीक है, ये दो आपके ट्रेट होते हैं। तो ये बताइए, टॉल के लिए हम कैपिटल टी ले रहे हैं और डॉर्फ के लिए हम स्मॉल टी ले रहे हैं। हमने बोला कैपिटल टी टॉल है। अब बोलोगे भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या होगा, फिर ये भी टॉल होगा। क्यों, क्योंकि टॉल वाला जो जीन होता है, जो कैपिटल टी होता है, ये डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट जीन का मतलब होता है ऐसा जीन, या डोमिनेंट
ट्रेट का मतलब होता है ऐसी ट्रेट आपका जो कि आपका जो फिनोटाइप होता है उसका अपीयरेंस डिसाइड करेगा। और कैसे डिसाइड करेगा? अगर ये जीन के पेयर में अकेले भी प्रेजेंट है तो भी ये अपने कैरेक्टर को शो करेगा। मतलब अगर इस तरह से भी है, इसके अंदर एक अलील अगर टॉल वाला है, एक अलील अगर डॉर्फ वाला है, तब भी आपको देखने पे फिजिकल अपीयरेंस में ये कैसा दिखाई देगा? टॉल दिखाई देगा। क्योंकि ये अल्टरनेटिव जो अलील होता है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है, इसे अलील बोलते हैं, इसकी प्रेजेंस में भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका a dominant gene decides the appearance of an organism irrespective of the presence of the alternative gene। ये इसका alternative gene small t present होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हैं डोमिनेंट, हम अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। क्यों? क्योंकि हम हैं डोमिनेंट, भले ही दूसरी पार्टी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मतलब कि ये स्मॉल टी अगर है तब भी कैपिटल टी क्या करेगा? अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा ओवर द स्मॉल टी। और इसी की वजह से इसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखिए आगे चलते हैं। ये डोमिनेंट जीन कोई आगे कंटिन्यूएशन में है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। ठीक है भाई, आपको डोमिनेंट और रिसेसिव को अलग करना होता है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर लीजिए और रेसेसिव वाले को जो है वो इसी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी फॉर टॉल। ठीक है, आगे देखें। द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर आर नोन एज द ट्रेट। अभी आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द अलील एंड द ट्रेट। ठीक है, अलील का मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन, लेकिन ये चीज आप कब देख पाओगे? जब आप उसके जीन्स में जाके देखोगे। लेकिन ट्रेट क्या होता है? एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर आर नोन एज अ ट्रेट जब आप उसे फिनोटिपिकली देख रहे हो। कैसे? अगर आपको कोई प्लांट जो है वो इस तरह का टॉल दिखाई दे रहा है, कोई प्लांट आपको इस तरह का डॉर्फ दिखाई दे रहा है, तो आपको ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कैपिटल टी होगा, इसके अंदर स्मॉल टी होगा। तो इसकी वजह से, ये सिंगल वाले की वजह से ही आपको जो कैरेक्टर दिखाई देंगे, मतलब ट्रेट, उसे आप ट्रेट बोलते हैं। फिजिकली आपको दिखाई देगा, उसे आप ट्रेट बोलेंगे। लेकिन यही चीज अगर जैसे अभी आप आगे देखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन ये कैसा है? टॉल है। लेकिन आपको दिखाई के मतलब ये आपको दिखाई तो टॉल दे रहा है, लेकिन अगर आप इसके जेनेटिक स्टडी करेंगे, इसके जीनोटाइप में जाएंगे, तो ये आपको एक कैपिटल मतलब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव कैरेक्टर दिखाई देता है। रेसेसिव आपको एलील दिखाई देता है। ठीक, तो अगर आप उसके जीन्स में जाके देखेंगे तो इसे आप बोलेंगे क्या? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड एज अलील। लेकिन अगर आप विजिबली देख रहे हैं कि ये टॉल है कि ये डॉर्फ है, तो ये कैरेक्टर, ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर क्या है? ये आपका ट्रेट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए रेसेसिव जीन क्या होते हैं? डोमिनेंट आपको बता दिया, रेसेसिव देखिए क्या है। रेसेसिव जीन्स डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर आइडेंटिकल जीन। जैसे समझिए क्या? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, एग्जांपल स्मॉल टी फॉर डॉर्फ। देखो यहाँ पे जब कैपिटल टी था, यहाँ पे जब कैपिटल टी और स्मॉल टी था, तब भी आपको एक कैसा दिखाई दे रहा था? टॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। कौन सा? कैपिटल टी। भले ही सिंगल प्रेजेंट है भाई, कैपिटल टी होगा तो भी ये टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी ये टॉल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल टी है डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट होगा तो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर ले जाएगा। लेकिन रेसेसिव वाले को खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन चाहिए होती है। मतलब कि ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट होना चाहिए, ये स्मॉल टी प्रेजेंट होगा, तभी कोई ऑर्गेनिज्म, तभी कोई प्लांट आपको डॉर्फ दिखाई देगा। तो रेसेसिव जीन का मतलब होता है ऐसा जीन
जो अपने अल्टरनेटिव फॉर्म की प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए, सप्रेस हो जाए। लेकिन डोमिनेंट का मतलब क्या? अपने अल्टरनेटिव फॉर्म की प्रेजेंस में भी वो क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस कर लेगा और दूसरे वाले को सप्रेस कर लेगा, इसीलिए वो डोमिनेंट है। और ये सप्रेस हो जाएगा, इसीलिए ये रेसेसिव है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? टर्मिनोलॉजीज अभी आपकी और भी हैं। देखिए, टर्मिनोलॉजीज अभी आपकी और भी हैं। रेसेसिव की ही एक दो चीजें और देख लीजिए, एक दो पॉइंट जो और होते हैं। सॉरी, अच्छा चलिए, रेसेसिव में नहीं है और भी पॉइंट्स। अब जो है आपका आगे अलील वगैरह आएगा। अभी काफी सारी चीजें हैं। अलील है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, आपका F1 F2 जनरेशन है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, काफी सारी चीजें हैं। लेकिन आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। अगले टर्न पे आपको बाकी की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनसे रूबरू कराएंगे, उसे बताएंगे वो सारी चीजें क्या होती हैं। और जब एक बार आप टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे मेंडल के जो लॉज थे उन्होंने कैसे बताया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, किस तरह से उन्होंने अपने लॉ दिए थे, कब दिए थे और कब उनको मान्यता मिली थी। ये सारी चीजें आपको, सारी स्टोरी भी बताएंगे, बैक स्टोरी जो है, जो कि आपको बुक्स में नहीं पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, वो सारी कहानी भी आपको बताएंगे, जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो उनका लॉ था, वो भी आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे। और आज के सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।